एवरीबडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम पिछले व्याख्यान में मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक था, एक और वो बहुत ही बुद्धिमान शासक था और अपने समय से उसकी योजनाएं हैं वो काफ़ी आगे थी। लेकिन उसकी एक जो व्यक्तित्व की एक कमज़ोरी है कि उसमें बेसब्री थी, जल्दबाजी करता था और क्रोधी स्वभाव का था। उस कारण से वो अपनी योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सका। मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने मोहम्मद बिन तुगलक की 3 योजनाओं के बारे में चर्चा कर ली थी। दुआब में करवर्दी, दीवान अमीर कोई की स्थापना और राजधानी परिवर्तन के विषय में। मोहम्मद बिन तुगलक की जो चौथी महत्वपूर्ण योजना थी वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था मोहम्मद बिन तुगलक की ये चौथी योजना थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य में जो चांदी के टंके चल रहे थे, उनके स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक ने, जैसे बर्नी कहता है कि तांबे के टंके जारी किए, और फरिश्ता आदि इतिहासकार ये कहते हैं कि चांदी के टंके के स्थान पे है वो कांसे या पीतल के टंके जारी किए। तो चांदी के स्थान पे, टंके के स्थान पे पीतल, कांसे या तांबे के जो टंके वो जारी करना, उसको सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला शासक था जिसने ये टोकन करेंसी है वो सांकेतिक मुद्रा चलाई। और इसकी प्रेरणा है मोहम्मद बिन तुगलक को चीन और ईरान से मिली। चीन के शासक कुबलाई खां है, उसने अपने साम्राज्य में सांकेतिक मुद्रा का सफलतापूर्वक प्रचलन किया था। और इसी प्रकार ईरान के जो मंगोल शासक था गाजान खान, उसने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो उससे मोटिवेट होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने यहाँ सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय का जो प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार वो कहता है कि उस 14वीं शताब्दी में विश्व के अंदर लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर है वो आर्थिक मंदी आ गई थी और चांदी की कमी आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में चांदी की कमी को देखते हुए उसके स्थान पर एक उतने ही मूल्य के कांसे और तांबे के या कांसे के सिक्के वो जारी किए गए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिसको सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की ये सांकेतिक मुद्रा सफलतापूर्वक चलती रहे, इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ आवश्यक मेजर्स लेने चाहिए थे, आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं उठाए। क्योंकि कोई भी मुद्रा साम्राज्य में होती है तो उसके प्रति जनता का विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है, फेथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता को विश्वास में नहीं लिया कि ये जो करेंसी है, ये सांकेतिक मुद्रा है, ये चांदी की उतनी मूल्य की है, तो जनता में विश्वास में नहीं लिया। दूसरा, उसको ये मेजर सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन से पहले ये मेजर्स लेना चाहिए था कि कोई जाली सिक्के तो नहीं डाल लेंगे, उन सिक्कों की आकार प्रकार और स्वरूप है वो इस प्रकार से बनाना चाहिए था जिससे कि कोई नकल न कर सके। तो उसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक है वो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सका। और फलस्वरूप, जैसे बर्नी कहता है कि लोगों ने अपने घरों के बर्तन भांडे हैं, उनको भी पिघला करके है वो नकली सिक्के वो बना लिए। और विभिन्न प्रकार के करों की अदायगी है और विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी है वो उनसे वो करने लग गए। और सरकारी सिक्कों के साथ साथ बड़े पैमाने पर है वो जाली सिक्के हैं वो डालना प्रारंभ हो गया। और बाज़ार में असली सिक्कों के साथ साथ बड़ी तादाद के अंदर है जाली सिक्के भी आ गए। और असली सिक्के और जाली सिक्कों के अंदर है वो डिस्क्रिमिनेट करना, भेद करना है वो मुश्किल हो गया। बाज़ार से चांदी के टंके तो गायब हो गए क्योंकि वो बंद हो गए थे। और लोगों ने तांबे के टंकों को स्वीकार नहीं किया। जो भी किसी दुकानदार के पास जाते तो तांबे के टंके वो लेते नहीं थे कि नकली हैं। तो इसके फलस्वरूप बाज़ार में बड़ी अव्यवस्था फैल गई। और जब सुल्तान को इस बात की जानकारी मिली तो सुल्तान ने तांबे के टंकों को बंद कर दिया। और इस प्रकार सुल्तान की ये जो एक महत्वपूर्ण योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, ये योजना असफल हो जाती है। और इस योजना की असफलता से जनता में सुल्तान की जो इमेज है वो ख़राब हुई, बदनामी हुई। और इसके साथ साथ सुल्तान को आर्थिक नुकसान भी हुआ क्योंकि सुल्तान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी जो तांबे के टंके, जो सरकारी तांबे के टंके जो थे फेक मुद्रा को छोड़ करके, उनके बदले
उनको उनके बदले में वो राजकोष से सोने और चांदी के टंके हैं वो जनता को दिया, जिससे राजकोष है वो खाली हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है ये एक अच्छी योजना थी, और उस समय तत्कालीन समय में चांदी की कमी के कारण से ये आवश्यकता भी थी। इस योजना में यदि जनता उसका सहयोग देती और मोहम्मद बिन तुगलक कुछ ऐसे मेजर्स अपनाता जिससे कि वो लोग जो जाली सिक्के हैं वो नहीं डाल सके, तो ऐसी स्थिति में योजना सफल हो सकती थी, और ये उसका एक महत्वपूर्ण नवाचार था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को जनता का सहयोग नहीं मिला, और न ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मेजर्स लिए गए जिसके कारण से जाली सिक्के है वो बाज़ार में नहीं आए। इस कारण से ये योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन योजना है वो असफल हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5वीं योजना थी वो खुरासान या ईरान की विजय की योजना थी। जैसे बर्नी और इब्न बतूता कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को जो खुरासान के अमीरों ने ये सलाह दी थी कि आप खुरासान को जीतने का प्लान बनाएं। खुरासान उस समय ईरान को कहा जाता था। तो उसने कहा क्योंकि उस समय ईरान में गृह युद्ध चल रहा था, और उस गृह युद्ध का फ़ायदा उठाने का मोहम्मद बिन तुगलक को अमीरों ने सलाह दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी सलाह को मान लिया, और खुरासान की विजय प्राप्त करने के लिए उसने एक बहुत बड़ी आर्मी 3,70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना है वो ऑर्गेनाइज कर ली, गठित कर ली, और उन सैनिकों को 1 साल का एडवांस में वेतन भी दे दिया, सैलरी दे दी। और 1 साल बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि अब सेना बन गई है, अब खुरासान पर आक्रमण करेंगे। लेकिन जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण करने का जो निश्चय किया था, उसी समय उसको ये पता चलता है कि खुरासान के अंदर है वो गृह युद्ध है वो समाप्त हो गया है, और वहाँ के सम्राट की स्थिति अब वापस मजबूत हो गई है। और अब मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अब उस ईरान के सम्राट के विरुद्ध आक्रमण करना है वो कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि उसको जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। और ऐसी स्थिति के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो खुरासान जीतने का जो योजना बनाई थी वो योजना वापस ले लेता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको एग्जीक्यूट किए बगैर ही उसको रद्द कर देता है। तो इससे सुल्तान की बदनामी भी हुई और सैनिकों के अंदर, और एक प्रकार से जो अग्रिम वेतन दे दिया गया था 3,70,000 की जो घुड़सवारों की जो सेना थी उसको जो अग्रिम वेतन दे दिया था वो पैसा भी है वो ख़राब चला गया। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जो खुरासान अभियान की योजना है वो भी एक प्रकार से असफल रहती है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो अंतिम योजना है जो कराचाल अभियान था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक की योजना एक प्रकार से वैसे सफल रहती है लेकिन फिर भी असफल है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचाल को जीत लिया था। कराचाल क्या था कि हिमालय की तलहटी में स्थित एक राज्य था, और जो इतिहासकार कहते हैं कि यूपी के कमाऊ का जो एरिया था उसको कराचाल कहा जाता था। और इस पर आक्रमण करने का उद्देश्य मोहम्मद बिन तुगलक का ये था, जैसे इब्न बतूता कहता है कि उत्तर की सीमाएं हैं, उत्तर की तरफ से विदेशी आक्रमण होते थे, विशेष रूप से चीन के आक्रमण का डर था। तो उससे चीन के आक्रमण से या विदेशी आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए के उद्देश्य से कराचाल को जीतना है, वो मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत बड़ी समझदारी थी, और इसलिए उसने इसकी योजना बनाई। और इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जो सेनापति मलिक खुसरो है उसके नेतृत्व में 10,000 घुड़सवारों की सेना भेजी, और मलिक खुसरो को ये नसीहत दी कि वह कराचाल को जीत लेने के बाद आगे नहीं बढ़े, जद्दा की तरफ नहीं बढ़े, आगे तिब्बत की तरफ नहीं जाए। लेकिन मलिक खुसरो ने मोहम्मद बिन तुगलक की सलाह या उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, और वो आगे बढ़ जाता है, अपनी सेना को आगे जीतना, उसकी एम्बिशंस थोड़ा और बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में आगे बहुत ठंड थी, और ठंड से बर्फ़ गिरने के कारण से उसके सभी सैनिक वो मारे जाते हैं, और 3-4 सैनिक है वो वापस दिल्ली आते हैं। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की इब्न बतूता ये कहता है कि ये जो कराचाल का अभियान की योजना मोहम्मद बिन तुगलक की सफल रही, क्योंकि कराचाल के हिंदू शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया था। किंतु कराचाल अभियान में खुसरो की गलती के कारण से सुल्तान की सारी सेनाएँ वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इससे जनता में उसकी वो बदनामी होती है। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जो सभी योजनाएं हैं वो जो असफल रहती है, उसका मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो उचित ढंग से उसका क्रियान्वयन नहीं कर सका। उसके अधिकारियों का, मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों का भी उसको पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिला। जैसे दोआब में करवर्दी समय या कराचाल अभियान के समय है वो अधिकारियों को सहयोग देना चाहिए था, जबकि उन्होंने नहीं मिला। और जनता का भी मोहम्मद बिन तुगलक को सहयोग नहीं मिला।
जैसे राजधानी परिवर्तन के समय या सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के समय। और मोहम्मद तुगलक को उसके भाग्य ने भी या किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। जैसे जिस वर्ष मोहम्मद तुगलक ने दुआब में करवर्दी की और उसी वर्ष दुआब के अंदर है वो अकाल पड़ जाता है, तो ये दुआब में करवर्दी योजना वापस लेनी पड़ी। खुरासान की विजय के लिए योजना बना ली थी, सेना गठित कर ली थी, लेकिन जिस वर्ष आक्रमण करना था उसी समय गृह युद्ध समाप्त हो जाता है, तो भाग्य ने भी साथ नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक की सभी योजनाएं हैं वो असफल रही। और उसके विषय में हम कह सकते हैं कि उसके जो रिफॉर्म्स थे, जो एक्सपेरिमेंट्स थे मोहम्मद तुगलक के, वो उस समय के समय से बहुत आगे थे। और लेकिन प्रजा और उसके जो अधिकारी हैं वो उसकी योजनाओं को समझ नहीं सके और न ही उन्होंने उसको शासक को वो सहयोग दिया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक है, उसकी कल्पना बुद्धि तो इमेजिनरी पावर तो विजनरी तो था ही, वो मोहम्मद तुगलक तो था ही, लेकिन उसमें मोहम्मद तुगलक में एक व्यवहारिकता की कमी थी। तो मोहम्मद तुगलक नई योजनाएं तो बना सकता था और वह, लेकिन जो सिद्धांत के आधार पर वो ठीक भी होती थी, परंतु उनको एग्जीक्यूट करने की जो योग्यता होनी चाहिए वो सुल्तान के अंदर नहीं थी। और वह बहुत ही, क्योंकि मोहम्मद तुगलक बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी बात पर बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता था, इम्पेशेंट हो जाता था, असहमी हो जाता था, और तनिक सी जो थोड़ी सी असफलता होती थी तो वो बड़ा क्रोधित हो जाता था, और जल्दी सफलता नहीं मिलने पर भी वो अपनी योजना को जल्दी त्याग देता था। तो उसने अपने नागरिकों और अधिकारियों की योग्यता और क्षमता से लाभ उठाना भी उसको नहीं आता था कि किस प्रकार से अधिकारियों की कॉम्पिटेंसी का, उसकी एबिलिटी का लाभ उठाया जाए और किस प्रकार उससे सहयोग लिया जाए, ये भी मोहम्मद तुगलक को नहीं आता था। उसमें सुल्तान की मतलब मोहम्मद तुगलक को एक तरह से परिस्थितियों और व्यक्तियों के चरित्र को परखने की योग्यता है वो नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब समय किस तरह की सिचुएशन चल रही हैं, लोगों का करैक्टर परखने की योग्यता है वो उसके अंदर नहीं थी, और नई उसमें लीडरशिप की क्वालिटी भी नहीं थी। तो और मोहम्मद तुगलक की इन्हीं कमियों के कारण से है, क्रोधी स्वभाव के कारण से हैं, या हम कहें कि वो एक तरह से बेसब्री उसमें होती थी, जल्दी ही वो अपने निर्णय को बदल लेता था। तो उसके कारण से मोहम्मद तुगलक के ये चरित्र में उसकी ये जो विशेषताएं होनी चाहिए एक शासक के अंदर है, वो उसका अभाव था, और उसके कारण से मोहम्मद तुगलक एक तरह से है वो असफल है, उसकी योजना है वो असफल रहती है। तो मोहम्मद तुगलक की इन योजनाओं को जो एक के बाद एक योजना असफल हुई, उसमें जनता में उसकी बदनामी भी हुई, और यहाँ तक कि उसको सनकी लोग जनता उसको सनकी और पागल भी करने लगे कि ये तो सनकी है। और सुल्तान में जनता की बदनामी का लाभ उठा करके जो प्रांतीय गवर्नर्स हैं वो उनके विरुद्ध विद्रोह भी कर देते हैं, जिससे मोहम्मद तुगलक है उन विद्रोह को दबा नहीं सका। और हम आगे देखेंगे कि दक्षिण में विजयनगर और बेहमनी नामक दो स्वतंत्र राज्य है वो मोहम्मद तुगलक के समय स्वतंत्र होते हैं। आपको जानना आवश्यक है कि मोहम्मद तुगलक के समय साम्राज्य है वो सबसे बड़ा था, और उसी के समय साम्राज्य का डिसइंटीग्रेशन भी प्रारंभ हो जाता है। विजयनगर, बेहमनी और बंगाल जैसे स्वतंत्र राज्यों का उदय हो जाता है, और इन योजनाओं के फलस्वरूप उसका सारा खजाना भी खाली हो जाता है और राज्य को आर्थिक संकट भी पैदा हो जाता है। तो इन मोहम्मद तुगलक की योजनाओं का एक दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। मोहम्मद तुगलक के समय में एक ही मंगोल आक्रमण होता है जिसमें वो सफल रहता है, और उसके बाद में वह मंगोल आक्रमण मंगोल नेता अलाउद्दीन तर्माशिरीन के नेतृत्व के अंदर होता है। लेकिन जो आक्रमण है मंगोल आक्रमण, ये ट्रांसेक्शनिया का जो शासक था अलाउद्दीन तर्माशिरी है, उसने 1327 पे 28 पे आक्रमण किया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक उसको विफल कर देता है। और हम कह सकते हैं कि ये सल्तनत काल में भारत पे होने वाला अंतिम मंगोल आक्रमण था, और मंगोल भारत में किसी भी प्रदेश पर अधिकार करने में वो सफल है वो नहीं होते हैं। तो मोहम्मद तुगलक की ये योजनाएं थी। और अब हम कह सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक की 1351 के अंदर है वो सिंध प्रांत के अंदर थट्टा नामक स्थान पे है। वो गुजरात के जो गवर्नर है मलिक तगी का पीछा करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के विषय के अंदर है प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूं कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दुखी थे। सुल्तान जनता से दुखी था और जनता सुल्तान से दुखी थी, दोनों के संबंध बहुत ख़राब थे। तो एक प्रकार से उसकी मृत्यु के समय जो ये कोटेशन कहा गया ये सार्थक प्रतीत होता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो मोहम्मद तुगलक के कोई पुत्र नहीं था,
और ऐसी स्थिति में सिंध के अमीरों ने और उलेमा थे, उन्होंने मिलकर के उसके चचेरा भाई था फिरोज़ तुगलक, उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात जो फिरोज़ तुगलक है उसका चचेरा भाई वो शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में एक बात ध्यान रखने के समय में लगभग 34 विद्रोह हुए थे, जिसमें 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक बात और रखनी है कि इसके समय में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी, हरेर बुक्का ने की थी, जिसके बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे। और एक मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक अफ्रीकी यात्री था जो मोरक्को का इब्न बतूता है, वो आया था 1333 में, और उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया था। और इसके अलावा उसने 1342 में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में अपना राजदूत भी भेजा था। और इब्न बतूता है उसका एक प्रसिद्ध रचना है अरबी भाषा में लिखी, रहला, जो अरबी भाषा में लिखी, और इसको राजकुमार की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस प्रकार इब्न बतूता के विषय में भी आपको पूछ सकते हैं कि किसके समय में वह कहाँ का यात्री था। और इसके इब्न बतूता के विवरण से, रहला के विवरण से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो हम आगे कल हम फिरोज़ तुगलक के विषय में है वो चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।